माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन पारिक। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक पोएम रूपर्ट ब्रूक की द सोल्जर। और ये जो पोएम है इसके राइटर रूपर्ट ब्रूक को सोल्जर पोएट के रूप में ही जाना जाता है। ये जो पोएम है इसमें उन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे उन्होंने ये पोएम लिखी थी। और इसके द्वारा उन्होंने अपने जो नेशन के लोग हैं, इंग्लैंड के जो लोग हैं, उनमें पैट्रियटिज्म की फीलिंग्स को और इवोक करने के लिए उन्होंने ये पोएम लिखी थी। तो ये जो पोएम है ये रूपर्ट ब्रूक की बेस्ट पोएम मानी जाती है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं द सोल्जर। ये जो पोएम है इसके राइटर है रूपर्ट ब्रूक। रूपर्ट ब्रूक का जन्म रग्बी में हुआ था ऑन अगस्त 3, 1887। He went to Cambridge University and was a good poet. 1911 में उन्होंने अपनी पोइट्री की फर्स्ट बुक पब्लिश की थी एंड 1915 में उन्हें रॉयल नेवी ज्वाइन करने के लिए, यानी जो नौसेना है इंग्लैंड की, उसे ज्वाइन करने के लिए कहा था विंस्टन चर्चिल ने, और उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। देन ही सेल्ड टू गैलीपोली टू फाइट द टर्क्स। टर्क जाति के लोग जो हैं उनसे लड़ने के लिए वो वहां गए, क्योंकि टर्क के साथ युद्ध करना उनका पुराना और एक स्वप्न था। उनकी इच्छा थी टर्क से युद्ध करने की। और जो रूपर्ट ब्रूक हैं उनकी पोएम्स की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे फेमस पोएम है वो सोल्जर है एंड इट वाज रिटन इन 1914। द सोल्जर एक्सप्रेसेस ए नोबल सेल्फ सैक्रिफिशियल एटीट्यूड टू वॉर। इस पोएम में उन्होंने अपने देश के प्रति जो देशभक्ति की भावना है वो जगाने के लिए और इस पोएम को उन्होंने लिखा है। ये जो पोएम है ये एक ट्रिब्यूट है उन ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए जो अपने देश की सेवा करते हुए देश की रक्षा के लिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मारे गए थे। उन्हें लगता है कि उन सैनिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए और अपनी कुर्बानी दी है और इससे उनका देश जो है उसे सम्मान मिला है। इसमें दो भाग हैं, ऑक्टेव और सेस्टेट। देखिए ये एक सोनेट है और सोनेट के दो भाग होते हैं जिसमें एक ऑक्टेव होता है और एक सेस्टेट, जिसमें ऑक्टेव में 8 लाइनें हैं और सेस्टेट में 6 लाइनें होती हैं। और सोनेट जो फॉर्म है ट्रेडिशनली इट इज यूज्ड फॉर लव पोएम्स एंड ब्रूक हैज यूज्ड द सोनेट फॉर्म बिकॉज ही लव्ड हिज कंट्री। उन्होंने इसका इसलिए यूज किया है क्योंकि वो अपने देश को प्रेम करते हैं। आइए अब हम इस पोएम को पढ़ते हैं। इसका जो टेक्स्ट है उसे पढ़ते हैं। If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. देखिए बहुत ही सरल सी पोएम है, कुछ एक चीजें आपको समझनी है अच्छे से। इसकी जो थीम है वो यही है कि इंग्लैंड के लिए कवि कहते हैं कि यदि मैं मर जाऊं तो वो जगह जहां पे मैं मरूंगा वो स्थान हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा और इंग्लैंड के लिए वो अपना प्रेम जो है वो व्यक्त करते हैं इस पोएम में। इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में यही सोचना कि कोई ऐसी विदेशी धरती है जिसका एक कोना हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो गया है। अब ये प्रतीक है, जैसे एक सैनिक है वो अगर किसी दूसरे देश में मरता है तो वो ये कहते हैं कि मेरा शरीर जो है वो इंग्लैंड का प्रतीक है और जो मेरा शरीर वहां पे गिरेगा उस मिट्टी पर तो वो मिट्टी भी इंग्लैंड की ही हो जाएगी। There shall be in that rich earth a richer dust concealed. Conceal का मतलब होता है hidden, छिपा हुआ होना। तो वो कहते हैं कि वहां की जो मिट्टी है वो और भी ज्यादा रिच हो जाएगी, यानी समृद्ध हो जाएगी, क्योंकि उसमें इंग्लैंड की जो मिट्टी है वो मिल जाएगी। A dust whom England bore, shaped, made aware, gave once her flowers to love, her ways to roam. अब वो इंग्लैंड के बारे में कहते हैं कि ये जो मिट्टी है, यहाँ पे डस्ट शब्द जो है ये शरीर के लिए, बॉडी के लिए आया है। तो यहाँ पे मेटोनिमी फिगर ऑफ स्पीच का यूज किया गया है।
वो कहते हैं कि ये मेरा जो शरीर है इसे इंग्लैंड ने बोर यानी जन्म दिया था, शेप यानी आकार दिया था, मेड अवेयर और मुझे जागृत बनाया था, गेव वंस और फ्लावर्स टू लव एंड वेज टू रोम और वहां के फूलों को मैंने प्रेम किया है और वहां के रास्ते जो हैं इंग्लैंड के उन पे मैं घूमा हूं। रोम का मतलब घूमना फिरना। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, वॉश्ड बाय द रिवर्स, ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम। और ये शरीर जो है ये इंग्लैंड का शरीर है, इसने वहां की हवा में सांस लिया है और वहां की जो नदियां हैं उनसे ये शरीर जो है उसमें नहाया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम और वहां की जो सनसाइन है, धूप है उसका और इसने आनंद लिया है। वहां की धूप में ये जो शरीर है उसको उसने ब्लेस किया है। ब्लेस करने का मतलब है एक तरह से आशीर्वाद देना। तो वहां की जो धूप है इंग्लैंड की उसे मैंने और उसका सेवन किया है, तो उससे ये शरीर मेरा बड़ा है। एंड थिंक दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे ए पल्स इन द इटर्नल माइंड। तो ये जो शुरू की 8 लाइनें हैं ये ऑक्टेव पार्ट है। सेस्टेट में हमेशा थोड़ा सा चेंज आता है जिसे वोल्टा कहते हैं। तो यहां पे वो कहते हैं कि मेरे बारे में आप ये सोचना, वो रीडर्स को और एड्रेस कर रहे हैं। दिस हार्ट ऑल इविल शेड अवे ए पल्स इन द इटर्नल माइंड, नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन। मेरा जो हृदय है वो ऑल इविल शेड अवे, उसकी सारी बुराइयां जो हैं वो उससे दूर हो जाएंगी। इविल का मतलब बुराइयां और शेड अवे का मतलब हो गया बुराइयां जो है वो नष्ट हो गई या दूर हो गई। तो जैसे मृत्यु के बाद व्यक्ति, यहां पे थोड़ा मेटाफोरिकल वे में वो कहते हैं और एक मेटाफिजिकल इसका आइडिया है कि मरने के बाद जो व्यक्ति है वो इटर्नल माइंड का हिस्सा बन जाता है, यानी अस्तित्व का, पूरे अस्तित्व का, एग्जिस्टेंस का वो हिस्सा बन गए हैं। और वहां पर जहां पे अभी वो हैं वहां पे इंग्लैंड के द्वारा दिए हुए विचार जो हैं वो फैला रहे हैं, यानी इंग्लैंड के ही विचारों को, और वो किसी दूसरे देश में जहां पर भी वो होंगे वो अस्तित्व के द्वारा उसे फैलाएंगे। हर साइट्स एंड साउंड्स ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। और इंग्लैंड के दृश्य और ध्वनियां जो हैं ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। और जो दृश्य उन्होंने वहां पे देखे थे, जैसे वो खुशहाल दृश्य थे, जितना खुश वो उनको देख करके होते थे वो खुशी वो वहां पर फैलाएंगे। एंड लाफ्टर लर्न ऑफ फ्रेंड्स, और दोस्तों के साथ उनकी बिताए हुए खुशी के पल जिसमें वो दोस्तों के साथ हंसते थे। एंड जेंटलनेस, और उदारता, इंग्लैंड की एक बहुत बड़ी खासियत है जेंटलनेस, जेंटलमैनलीनेस, उदारता। इन हार्ट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन, और वहां के जो लोग हैं वो हार्ट एट पीस हैं, यानी हृदय उनका बड़ा शांत है। तो अंडर एन इंग्लिश हेवन, इंग्लैंड में इंग्लैंड की कंपैरिजन अब वो एक हेवन से करते हैं। वो कहते हैं कि इंग्लैंड जहां जो कि एक हेवन है, स्वर्ग है, जहां के लोगों का हृदय जो है वो बड़ा शांत है। तो वहां के जो सौंदर्य है, वहां की जो ब्यूटी है, वहां का जो भी अच्छाइयां हैं, वो सारी अच्छाइयां वो उस स्थान में फैलाएंगे जहां पर अब वो मरने के बाद उनका शरीर दफनाया जाएगा और उनके विचार जो हैं वो इंग्लैंड के ही विचारों को सब तरफ फैलाएंगे। तो ये जो पोइम है, इस पोइम को हमने पढ़ा। रूपर्ट ब्रूक जो है, रूपर्ट ब्रूक की डेथ जो है वो 23 अप्रैल 1915 में हुई थी और वो ब्लड पॉइजनिंग के कारण उनकी डेथ हुई थी। और फिर उनको वहीं पर जहां उनकी डेथ हुई थी वहीं पर उनको फ्रेंच हॉस्पिटल में ले जाया गया था और फिर उनको वहीं पर दफना दिया गया था। सो दैट्स ऑल, थैंक्स।